तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही बड़े कानूनी बदलाव को समझने वाले हैं। मतलब एक ऐसी पुरानी धारणा जो अब टूट रही है। बिल्कुल। और ये बदलाव इतना अहम है कि ये पूरे लीगल सिस्टम के काम करने का तरीका बदल रहा है। हाँ, एक लंबे समय से ना ये माना जाता था कि अगर वैवाहिक विवाद है, मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, तो बस एक गंभीर आरोप लगा दो और सामने वाला सीधे कानूनी कटघरे में खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। लोगों को लगता था कि अदालतें ना आरोपों की जो अस्पष्टता है या फिर शिकायत दर्ज करने में जो देरी हुई है उसे बस इग्नोर कर देंगी। हाँ, क्योंकि मामला घरेलू है, यही सोच थी। सही कहा। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। अदालतें अब पूरी तरह से नो नॉनसेंस अप्रोच अपना रही हैं। मतलब अब एफआईआर सिर्फ एक दबाव बनाने का या डराने का टूल नहीं रह गई है, उसे तथ्यों की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। बिल्कुल। और इसी पैराडाइम शिफ्ट को डिकोड करने के लिए आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक कानूनी विश्लेषण है। हाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का बहुत गहराई से विच्छेदन किया है। और इसे उन्होंने यूट्यूब पर देरी से दर्ज 498A केस खारिज, सुप्रीम कोर्ट सख्त शीर्षक से प्रस्तुत किया है। तो हम सभी जानते हैं कि वैवाहिक विवादों से जुड़े कानून क्या होते हैं, इसलिए हम बेसिक डेफिनेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सही बात है। जो लोग इसे फॉलो करते हैं उन्हें 498A या जो नए भारतीय न्याय संहिता BNS के समकक्ष कानून है उनके बारे में पता ही है। हमारा मिशन आज विशुद्ध रूप से इस बात का निष्पक्ष विश्लेषण करना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए आज किस तरह के नए और सख्त मानदंड तय कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ये चर्चा किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराने के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ। हम बस उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत अदालतें आज काम कर रही हैं। एग्जैक्टली। कानूनी मामले अक्सर बहुत जटिल लगते हैं। मतलब आम इंसान को लगता है कि ये क्या लीगल जार्गन है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। और अगर हम स्रोत की बात करें तो मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी जी ने जिस तरह से इस फैसले की परतों को खोला है ना, हाँ। उससे ये एकदम साफ हो जाता है कि अब अदालतों में केवल भावनात्मक दावों के लिए, मतलब सिर्फ रोध होकर बात मनवाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो जब हम इस विशिष्ट मामले को देखते हैं जिसका विश्लेषण उन्होंने किया है, तो जो सबसे पहला और बड़ा कानूनी बिंदु उभरकर सामने आता है वो है शिकायत दर्ज करने में देरी। हाँ, डिले इन फाइलिंग द कंप्लेंट। ये अदालत की सबसे प्राथमिक चिंता है जिसे मनीष शुक्ला जी ने उजागर किया है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब शिकायत दर्ज करने का समय और उसकी सत्यता आपस में कैसे जुड़े हैं? देखिए, आपराधिक न्याय शास्त्र का ना एक सामान्य सिद्धांत है, घटना और उसकी रिपोर्टिंग के बीच का समय न्यूनतम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ एक एनालॉजी दूं, एक रूपक के तौर पर देखें, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी इमारत में आग लगने का अलार्म घटना के हफ्तों बाद बजे। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है ना? जब अलार्म इतनी देर से बजता है तो लोग स्वाभाविक रूप से ये सोचने लगते हैं कि भाई क्या सच में कोई आग लगी भी थी, या फिर किसी ने जानबूझकर सोच समझकर बस अलार्म बजा दिया है। एग्जैक्टली। लेकिन वैवाहिक मामलों में जहां तक मैंने देखा है, अदालतों का नजरिया ऐतिहासिक रूप से थोड़ा अलग ही रहा है। हाँ, अदालतों ने हमेशा ये माना है कि भारत जैसे समाज में जब पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है तो पहली प्रतिक्रिया सीधा पुलिस के पास भागने की नहीं होती। बिल्कुल नहीं। परिवार वाले पहले सुलह की कोशिश करते हैं। सही कहा, बुजुर्गों को शामिल करते हैं, रिश्ते को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए वैवाहिक विवादों में देरी को अक्सर अदालत से कह सकते हैं कि न्यायिक रियायत मिलती रही है। अदालतें मानती थीं कि ठीक है, ये देरी स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है और जिस पर मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण में भी जोर दिया गया है, वो है अनएक्सप्लेन्ड डिले। हाँ, अनएक्सप्लेन्ड डिले मतलब बिना किसी तार्किक कारण के हुई देरी। न्यायपालिका की ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कहीं इस देरी का इस्तेमाल मनगढ़ंत कहानियां बनाने के लिए तो नहीं किया गया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब एक वकील अदालत के सामने ये कैसे साबित करता है कि जो देरी हुई है वो सच में रिश्ते को बचाने की कोशिश थी या फिर वो एक दुर्भावनापूर्ण देरी थी।
ये बहुत बारीक रेखा है और यहीं पर क्रोनोलॉजिकल या कह लें कि कालानुक्रमिक साक्ष्यों की भूमिका आती है। अच्छा, कालानुक्रमिक साक्ष्य मतलब? देखिए, जब कोई मामला अदालत में आता है जहां शिकायत घटना के बहुत लंबे समय बाद दर्ज की गई है, तो जज घटनाओं की टाइमलाइन को देखते हैं। वो पूछते हैं कि क्या शिकायतकर्ता ने इस बीच कोई लीगल नोटिस भेजा था, क्या कोई पारिवारिक पंचायत हुई थी जिसका कोई रिकॉर्ड या सबूत है। और अगर ऐसा कोई इवेंट ना हो तो? अगर ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो उस समय अंतराल को, उस गैप को भर सके, और अचानक से एक दिन एक बहुत ही विस्तृत एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो वो अनएक्सप्लेन्ड डिले की श्रेणी में आ जाता है। एग्जैक्टली। अमन बाजपेयी जी ने स्रोत में इसी बात को रेखांकित किया है। अदालत सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं ये खाली समय वकीलों के साथ बैठकर एक कहानी गढ़ने में तो नहीं लगाया गया, सोची समझी रणनीति बनाने में। और जब देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता तो पूरी शिकायत की नींव ही हिल जाती है। बिल्कुल हिल जाती है। तो ये जो देरी की बात है ना, इससे स्वाभाविक रूप से एक और सवाल उठता है जी। अगर देरी हुई है तो क्या सबूत भी कमजोर हो जाते हैं? 100%। स्रोत में अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी ने स्पष्ट किया है कि केवल गंभीर आरोप लगा देना अब अपर्याप्त है। अदालतें ठोस साक्ष्य मांग रही हैं। हाँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। एक आलोचनात्मक सवाल है मेरा। जी, पूछिए। हम सब जानते हैं कि घरेलू मामले या वैवाहिक विवाद जो होते हैं वो बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। बिल्कुल। तो क्या हमेशा मेडिकल एविडेंस, मतलब चिकित्सकीय प्रमाण जुटाना व्यावहारिक रूप से संभव हो पाता है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब मानसिक प्रताड़ना का तो कोई एक्सरे होता नहीं है जी। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार का शिकार है तो वो अदालत में क्या ठोस साक्ष्य पेश करेगा? सही बात है। क्या अदालतें अब हर मामले में डॉक्टर की पर्चियों की उम्मीद कर रही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अमन बाजपेयी जी के विश्लेषण को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये नहीं कह रहा है कि हर मामले में मेडिकल एविडेंस होना ही चाहिए। अच्छा, तो फिर ठोस साक्ष्य का मतलब क्या है यहाँ? अदालतें मानसिक प्रताड़ना की जटिलता को समझती हैं। यहाँ ठोस साक्ष्य का मतलब सिर्फ चोट के निशानों से नहीं है। तो फिर अदालत असल में किस चीज की तलाश कर रही है? अदालत क्रोनोलॉजिकल कोहेरेंस की तलाश कर रही है, मतलब घटनाओं का एक सुसंगत विवरण। सुसंगत विवरण मतलब जैसे शिकायत एक डायरी या लॉगबुक की तरह पढ़ी जानी चाहिए, ना कि किसी धुंधले उपन्यास की तरह। एग्जैक्टली। बहुत सही तरह से रखा आपने इसे। जब अदालत के सामने कोई ऐसी शिकायत आती है जिसमें कोई विशिष्ट तारीखें नहीं है, समय सीमा का कोई जिक्र नहीं है, घटनाओं का कोई स्पष्ट क्रम नहीं है, बस हवाई बातें हैं। हाँ, और केवल मुझे प्रताड़ित किया गया जैसे सामान्य और अस्पष्ट आरोप हैं, तो ये अदालत के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप मानसिक या आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं तो उसके विशिष्ट उदाहरण होने चाहिए। जैसे किस तारीख को आपको घर से निकाला गया, किस विशिष्ट दिन कौन सी मांग की गई। अमन बाजपेयी जी ने स्पष्ट किया कि जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उस केस में क्या हुआ था? उसमें सबसे बड़ी खामी यही अस्पष्टता थी। मेडिकल एविडेंस तो छोड़िए, आरोपों का कोई स्पष्ट विवरण या सुसंगत घटनाक्रम ही नहीं था। और इसी अस्पष्टता ने पूरी शिकायत को अविश्वसनीय बना दिया। सही कहा। जब आरोपों का कोई टाइम स्टैम्प नहीं होता तो अदालत उन्हें अविश्वसनीय मान लेती है। इससे एक बात तो साफ है कि एफआईआर अब सिर्फ सामने वाले पर दबाव बनाने का उपकरण नहीं है, उसे एक फैक्चुअल डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। लेकिन जब हम अस्पष्ट आरोपों की बात करते हैं ना, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? ये वैवाहिक कानूनी लड़ाइयों का कह सकते हैं कि सबसे स्याह पहलू है। मनीष शुक्ला जी ने अपने विश्लेषण में इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा की है। आप रिश्तेदारों को फंसाने की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। कैसे इन गोलमोल और अस्पष्ट आरोपों का दायरा अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया जाता है। इसका असर परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। हाँ, ये बहुत आम बात हो गई है। मतलब बुजुर्ग सास ससुर, दूर के रिश्तेदार, ननद, देवर, जो शायद उस दंपत्ति के साथ रहते भी ना हो, उन्हें बिना किसी ठोस आधार के आरोपी बना दिया जाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कानूनी भाषा में इसे ऑमनिबस एलिगेशंस कहा जाता है। ऑमनिबस एलिगेशंस मतलब एक ही झटके में सबको लपेट लेना। हाँ, ऐसे आरोप जो बिना किसी विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट किए एक साथ बहुत सारे लोगों पर थोप दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर बार-बार चिंता व्यक्त की है। बिल्कुल की है। वैवाहिक विवाद मुख्य रूप से पति और पत्नी के बीच का मामला होता है। लेकिन जब इसमें परिवार के अन्य सदस्यों को घसीटा जाता है तो अदालत इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानती है। लेकिन एक सेकंड,
कई बार परिवार के सदस्य भी तो प्रताड़ना में सच में शामिल होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो अदालत ये कैसे तय करती है कि कौन सच में शामिल था और किसे सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है? इसके लिए अदालत स्पेसिफिसिटी ऑफ रोल के सिद्धांत का उपयोग करती है। स्पेसिफिसिटी ऑफ रोल मतलब किसने क्या किया? बिल्कुल। मान लीजिए किसी एफआईआर में लिखा है कि मेरे पति और उनके सभी रिश्तेदारों ने मुझे बहुत परेशान किया। ये तो बहुत जनरल बात होगी। हाँ, ये एक ओमनीबस आरोप है। अदालत ये देखेगी कि क्या शिकायत में ये बताया गया है कि पति के भाई ने क्या किया, या सास ने किस दिन क्या कहा। एग्जैक्टली सास ने किस विशिष्ट घटना में क्या भूमिका निभाई। अगर एफआईआर में परिवार के हर सदस्य के खिलाफ कोई अलग और स्पष्ट आरोप नहीं है, तो अदालत क्या मानती है? अदालत ये मान लेती है कि इन नामों को केवल दबाव बनाने के लिए जोड़ा गया है। और मनीष शुक्ला जी ने अपने वीडियो में इसे बहुत स्पष्ट रूप से निजी प्रतिशोध या पर्सनल विंडेटा का नाम दिया है। निजी प्रतिशोध मतलब कानून का इस्तेमाल बदला लेने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। हाँ, और कानून इसके लिए नहीं बना है। ये जो निजी प्रतिशोध वाला बिंदु है ना, ये बहुत अहम है क्योंकि आपराधिक मुकदमों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उनमें प्रक्रिया ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सही कहा आपने। द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। सालों तक अदालतों के चक्कर काटना, थानों में हाजिरी देना, सामाजिक बदनामी, ये सब किसी भी व्यक्ति को, खासकर जो बुजुर्ग सास ससुर हैं, उन्हें तोड़ कर रख देता है। और यही वो बिंदु है जहां न्यायपालिका का हस्तक्षेप सबसे जरूरी हो जाता है। जब अदालत देखती है कि कानून को एक हैरेसमेंट टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे एक लक्ष्मण रेखा खींचनी ही पड़ती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब अगर हम सारी तकनीकी बातों को समेटें, देरी, साक्ष्य, रिश्तेदारों को फंसाना, तो न्याय का अंतिम उद्देश्य क्या है? और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस विशिष्ट मामले में क्या कदम उठाया? देखिए, अमन वाजपेयी जी के निष्कर्ष को अगर हम स्पष्ट करें तो सीधी सी बात है, कानून का उद्देश्य पीड़ित की रक्षा करना है, न कि निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करना। बिल्कुल। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जब शिकायत में स्पष्ट तथ्य ही नहीं है, विश्वसनीय साक्ष्य भी नदारद हैं। हाँ, तो न्याय के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने उस पूरे आपराधिक मामले को ही रद्द कर दिया, यानी कॉश कर दिया। अरे वाह, मतलब पूरा केस ही खत्म। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केवल इस मामले को निचली अदालत में ट्रायल के लिए वापस नहीं भेजा, उन्होंने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसे शुरुआत में ही खारिज कर दिया। ये एक बहुत ही कड़ा संदेश है। बिल्कुल। ये इस बात का प्रतीक है कि अदालतें अब केवल भावनाओं या हवाई आरोपों पर नहीं, बल्कि कठोर तथ्यों पर काम करेंगी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक संक्षिप्त सारांश में पिरोएं, तो मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के इस विश्लेषण से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि न्यायपालिका अब कितनी सख्त हो गई है। हाँ, साक्ष्यों के अभाव, आरोपों की अस्पष्टता और शिकायत में देरी, अब इन तीनों चीजों को अदालतें नजरअंदाज नहीं करने वाली। सही बात है। और आज की इस चर्चा के बाद ना एक बहुत ही एक विचारोत्तेजक सवाल दिमाग में आता है। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। बिल्कुल, क्या सवाल है वो? अगर अदालतें बिना ठोस सबूत और देरी से दर्ज मामलों को लगातार मतलब इस तरह प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर रही हैं, तो क्या इससे भविष्य में वैवाहिक विवाद शुरू होते ही लोगों को दी जाने वाली जो शुरुआती कानूनी सलाह होती है, क्या उसके तरीके में एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव देखने को मिलेगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब अब तक तो यही चलन था कि जाओ फटाफट एफआईआर दर्ज करा दो ताकि दबाव बन जाए। हाँ, लेकिन अब वकील शायद कहेंगे कि रुकिए, क्या हमारे पास इन दावों को साबित करने के लिए ठोस और सुसंगत घटनाक्रम है? एग्जैक्टली। क्या हमारे पास वो टाइमलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट की इस नई कसौटी पर खरी उतर सके? ये बदलाव समाज के लिए बहुत सकारात्मक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने किसी का पक्ष लिए बिना बस एक कानूनी विश्लेषण को समझने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि ये जानकारी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। नए विश्लेषणों और नई अंतर्दृष्टि के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और जागरूक बने रहिए।